आखिर इंडिया में चल क्या रहा है, डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हुए कहा था कि डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट वोटिंग, इट्स अबाउट ensuring दैट पीपल वॉइस आर हियर्ड। क्या सच में भारत में ऐसा कुछ हो रहा है, या नॉर्थ कोरिया और रशिया की तरह यहाँ भी सरकार का अपना प्रोपेगेंडा चलता है? कहीं डेमोक्रेटिक कंट्री कही जाने वाली भारत डिक्टेटरशिप के रास्ते पर तो नहीं जा रही? क्या है बीजेपी का पूरा सच? क्या है भारत में हो रहे इलेक्शन के पीछे की असली खिचड़ी? सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो बस कुछ देर के लिए मोबाइल की स्क्रीन छोड़कर बिल्कुल भी ना जाइए। कहा जाता है कि जब कोई सरकार 2 बार से ज़्यादा सत्ता में आ जाती है तो ये लोकतंत्र की राजशाही बन जाती है। लेकिन सवाल है, आखिर भारत में हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं और देश की जनता देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अपना वोट देकर चुनती है। तो क्या सच में सच वही है जो हमें दिखाई देता है, या फिर यहाँ भी राजनीतिक का एक गंदा खेल खेला जा रहा है? चलिए समझते हैं। अगर भारत का पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो यह बात तो साफ है कि भारत में वन नेशन वन पार्टी का हथकंडा अपनाया जा रहा है, जो डेमोक्रेसी वाली डिक्टेटरशिप का दूसरा पहलू है। यहाँ चुनाव तो हो रहे हैं लेकिन सत्ताधारियों की मर्जी से। अपोजिशन पार्टी की आवाज बनने वाली मीडिया के मुंह में लॉलीपॉप दे दी गई है। अनएथिकल डील की तरह अलग अलग राज्यों से एमएलए की हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है। जनता ने जो राज्य सरकार चुनी है उनसे उनकी पावर छीनकर एक नया कानून बना दिया गया है। राजनीतिक फायदों के लिए भारत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और वेपनाइजेशन का मिसयूज किया जा रहा है। देश की प्रतिष्ठा खुफिया एजेंसी जैसे कि ईडी और सीबीआई का प्रेशर बनाकर विपक्षी पार्टियों के राजनेताओं को जेल भेजा जा रहा है और राष्ट्रपति को अपने इशारों पर नाचते हुए राज्य सरकार के काम में दखल अंदाजी की जा रही है और उनके फंड विथ होल्ड किए जा रहे हैं। और जो लोग नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं उन पर या तो केस कर दिया जाता है या फिर सरकार उनकी अच्छे से खबर लेती है। तो ऐसे में जनता का प्रोटेस्ट का अधिकार भी छीन लिया गया है। ऐसे में कैसे माना जाए कि सरकार तानाशाही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक है? ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि केवल समय समय पर इलेक्शन होना ही लोकतंत्र नहीं है। और उसका सीधा सीधा एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया और रूस है, जहाँ की सरकार ही सरकार को चुनती है और इलेक्शन होने पर भी वहाँ किम जोंग और पुतिन की सत्ता ही देश को कंट्रोल करती है। ऐसे में क्या ये रवैया भारत में नहीं हो सकता? क्या भारत में फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं? जवाब है शायद नहीं। अब प्रूफ देखिए। फरवरी 2024 में चंडीगढ़ में चुनाव हुए, जहां सिर्फ 36 वोट तो गिनने के लिए इतना बड़ा घोटाला हुआ कि लोगों ने सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिए कि अगर वो 36 वोट में ऐसे घोटाला करेगी तो लोकसभा चुनाव में क्या ही करेगी। दरअसल चंडीगढ़ में सिर्फ 36 वोटों गिनने के लिए 25% घोटाला हुआ और आम आदमी पार्टी की अलायंस ने 20% में से 8 वोटों को बेवजह रिजेक्ट कर दिया और ये फ्रॉड सीसीटीवी में बाकायदा रिकॉर्ड भी हुआ। बाद में सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। इससे पहले 2021 में असम में हुए चुनाव के दौरान भाजपा के नेता के गाड़ी में ईवीएम मशीन जब्त की गई और इलेक्शन कमीशन ने असम के इलेक्शंस को रीपोल घोषित किया। ऐसे एक दो खबर नहीं बल्कि सालों से ऐसे कई घोटाले घट रहे हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि वास्तव में जनता सरकार को चुन रही है या फिर सरकार ही सरकार को। अगर पिछले रिकॉर्ड की तरफ ध्यान दिया जाए तो क्लियर हो सकता है कि मामला आखिर है क्या। दोस्तों, देश में मौजूदा इलेक्शन कमीशन किसी की बाप की जागीर नहीं होती। ये किसी सरकार की गुलामी नहीं करती और फ्री एवं फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी लेती है। उसके अपने रूल्स होते हैं, जैसे कि कोई भी पार्टी कभी भी आर्मी वालों के नाम चुनाव प्रचार के दौरान इस्तेमाल नहीं कर सकती। लेकिन सोचिए तब क्या होगा जब किसी इलेक्शन कमीशन को देश की सरकार अपने जेब में रखकर घूमे। क्या इलेक्शन कमीशन पार्टिकल और पक्षपात नहीं हो जाएगा? पिछले 10 सालों में इलेक्शन कमीशन पर लगे हुए एलिगेशन के चलते इलेक्शन स्ट्रेटेजी प्रशांत कुमार ने खुद इलेक्शन कमीशन के बीजेपी का एक्सटेंशन पार्टिकल और पक्षपात बताया, क्योंकि कभी मोदी जी शहीद हुए जवानों के नाम पर अपना वोट बैंक भरते हैं। आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? कभी योगी जी देश के जवानों को मोदी जी की सेना बता देते हैं। आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन
इस रवैये पर मुंह में दही जमाकर बैठा रहता है और फाइनली क्लीन चिट दे दी जाती है। फिर चाहे देश की सत्ताधारियों संसद भवन में बैठकर विपक्षियों के कपड़े उतारते या फिर चुनाव प्रचार के दौरान चीख कर जनता पर इमोशनल अत्याचार करके वोट बैंक भरने का काम करते, इनके ऊपर बोलने वाला कोई नहीं, और अगर कोई बोलता है तो उसका अंजाम अशोक लवासा जैसा होता है, और ये ना फिर घर का रहता है ना ही घाट का। तो आप खुद बताइए कि जहां जनता को सेपरेशन ऑफ पावर और इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन नहीं मिल रहा, वहां आखिर कैसे डेमोक्रेसी। यहां हालत ऐसी है कि इलेक्शन कमीशन की कमेटी चुनने के लिए मौजूदा सरकार लॉ बनाती है, जिसमें इलेक्शन कमीशन की टीम में भी सरकार अपनी ही मेंबर्स को शामिल कर देती है और इलेक्शन कमिश्नर पर भी अपना कंट्रोल कर लेती है। तो ऐसे में क्या फेयर इलेक्शन की उम्मीद करना सही होगा? वही इलेक्शन का एक पहलू ये भी है कि जब चुनाव होते हैं तो उसमें पानी की तरह पैसा बहा दिया जाता है, जबकि किसी भी देश में इलेक्शन कमेटी पहले से ही निर्धारित कर देती है कि चुनाव में कितने पैसे खर्च होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी पिछले रिकॉर्ड भी देख लिया जाए तो मौजूदा सरकार ने लिमिट से ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा पैसे इलेक्शन में बहा दिए गए हैं। तो ऐसे में जो लोग वास्तव में देश की सेवा करना चाहते हैं लेकिन उसके पास इलेक्शन में खर्च करने के लिए इतना पैसे ही नहीं है, तो ऐसे में लोगों को सत्ता में आने का नामुमकिन नहीं, तो आखिर देश की सेवा कैसे होगी? इसका सीधा सीधा मतलब है कि जिसके पास पैसा होगा उसी की सत्ता देश में बनेगी। इसके अलावा हॉर्स ट्रेडिंग एक ऐसा शब्द है जहां अगर देश के किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी की सत्ता बन भी जाती है तो ऐसे में एमएलए को पैसा खिलाकर सत्ता को गिरा दिया जाता है। और ऐसे सिचुएशन में जब सच और झूठ का पर्दाफाश करने के लिए इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाई जाती है तो चाहे ईडी हो, पुलिस हो या फिर सीबीआई, सभी देश की मौजूदा सरकार के इशारों पर कठपुतलियों की तरह नाचती है। तो ऐसे में आखिर सच्चाई का कैसे पता लगाया जाए? तो एक बात तो तय है कि देश में तानाशाही इतनी सफाई से की जा रही है कि कोई चाह कर भी आवाज नहीं उठा पाता, और जो उठाता है उसे दबाने में देर नहीं की जाती। उनके घरों पर छापा मार दिए जाते हैं लेकिन लीगल नोटिस जारी कर दिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी केस दर्ज करने वालों के खिलाफ ही केस की फाइल तैयार कर देती है। तो आप लोग खुद ही बताइए कि क्या है हॉर्स ट्रेडिंग? हमारी भारत माता के दामन पर लगा हुआ एक दाग नहीं है? क्या हॉर्स ट्रेडिंग के तहत जनता की आवाज को दबाकर लोकतंत्र की गला नहीं घोटा जाता? इतने सब कुछ के बीच एक अहम सवाल ये है कि जब भी किसी नेता या किसी पार्टी के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन और इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और उसके बाद अगर देश में मौजूदा सरकार की पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो आखिर उनके सारे स्कैम कहाँ गायब हो जाते हैं और एक ही झटके में कैसे स्कैमर दूध का धुला हुआ इंसान बन जाता है? उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे देश में मौजूद है, जैसे कि हिमंता बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, जितेंद्र तिवारी, नारायण राणे, प्रवीण देरकर, हार्दिक पटेल और कई बहुत सारे हैं। ये कुछ ऐसे चमकदार लोग हैं जो देश की मौजूदा सरकार को साबुन से नहलाकर गोरे हो चुके हैं। लेकिन कैसे अचानक इनके करप्शन स्कैम बीजेपी ज्वाइन करते ही खत्म हो जाते हैं? ऐसे हालातों को देखकर तो ऐसा लगता है कि देश में मौजूदा मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र पाल, अभिषेक बनर्जी, संजय रावत, फारूक अब्दुल्ला और तेजस्वी यादव की अक्ल उनके घुटनों में है, क्योंकि उन्हें अगर अपने ऊपर से सेंट्रल ब्यूरो और इन्वेस्टिगेशन की सारी आरोपों को खारिज करवाना है और जेल से बाहर निकलकर आना है तो उन्हें तुरंत भाजपा को ज्वाइन कर लेना चाहिए। अभी फिलहाल खबरों में तो अरविंद केजरीवाल को भी जेल की सलाखों के पीछे पटक दिया गया है, तो उस हिसाब से उन्हें भी भाजपा को ज्वाइन कर लेना चाहिए ताकि उनका भी भला हो सके। खैर, भले ही विपक्षी पार्टी कितने भी हाथ पैर मार ले, लेकिन देश की जनता का कितना भी भला करना चाहे, लेकिन ये लोकतंत्र नहीं तानाशाही है भैया। यहाँ वही होगा जो देश की तानाशाही सरकार चाहेगी। इसलिए तो चाहे पश्चिम बंगाल हो, दिल्ली हो या फिर केरल की सरकार, इनके ऊपर इनके गवर्नर इतनी पाबंदियां लगाते हैं कि चाह कर भी राज्य का भला नहीं कर पाते और आवाज उठाने पर नया नियम बनाकर स्टेट गवर्नमेंट की पावर ट्रांसफर कर दी जाती है। तो ये कहाँ का न्याय है? आज आप मीडिया को ही देख लीजिए, जहां फेयर इलेक्शन होते हैं वहाँ गवर्नमेंट और अपोजिशन अपनी अपनी बात खुलकर सामने रखता है, लेकिन भारत में मीडिया एक ही सरकार का राग आलापित करती है। यहाँ हमेशा विपक्षी दलों को नीचे दिखाया जाता है, सरकार की तारीफों के पुल बांधे जाते हैं।
यहाँ मीडिया रिपोर्टर जनता की तरफ से नहीं बल्कि सरकार की तरफ से बोलते हैं, यानी जनता का पैसा खाकर जनता की आवाज को ही दबाने का काम करते हैं। तो अब सोचने वाली बात ये है कि भारत में डेमोक्रेसी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी इन 4 पिलर पर टिका हुआ है। क्या इनमें से कोई भी एक पिलर ठीक तरीके से खड़ा हुआ है? क्या वास्तव में देश की सरकार देश के हित में काम कर रही है? क्या अभी कुछ ही दिनों पहले हुआ किसान आंदोलन सरकार की नाकामयाबी का सटीक उदाहरण नहीं है? क्या वास्तव में हमारी मीडिया केवल एक दिन के लिए मौजूदा सरकार को वक्त ना करते हुए वास्तव में लोगों के सामने लेकर आएगी? तो क्या सरकार हिटलर की सरकार में कोई भी फर्क किया जा सकता है? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं और आज की वीडियो कैसी लगी इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर कीजिए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी ना मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।